आज हम बात करने जा रहे हैं कि वो कौन से यूरोपियन सेक्टर्स हैं जो टूरिज़्म के लिए सस्ते हैं। क्योंकि यूरोप के अंदर जो नॉर्मली कंप्लेन होती है वो ये होती है कि हम यूरोप जब जाते हैं ट्रैवलिंग करने के लिए तो काफ़ी कॉस्टली वहाँ पर मामलात होते हैं। लेकिन आज कुछ ऐसे पॉइंट की बात हो रही है जो कंपैरेटिवली सस्ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर है और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन सेक्टर्स की यूरोप के जो कंपैरेटिवली सस्ते हैं और आपको वो जो एक टेस्ट है यूरोप का वो भी आ जाता है। अगर आप मेन यूरोप में जाते हैं या शेंजन स्टेट्स में जाते हैं जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है, तो जाहिर सी बात है कि फिर आपको उसको पे ऑफ भी करना पड़ता है। वहाँ पर ख़र्चे भी उस हिसाब से होते हैं और जो यूरो करेंसी है दैट इज़ अ वेरी हैवी करेंसी, डॉलर से भी महंगी है। तो लिहाजा हम बात करने जा रहे हैं आज कुछ सेलेक्टेड सेक्टर्स की। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको उन सेक्टर्स के बारे में बात करूं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये वीडियो जो है शायद कुछ लोगों को वो डिस्टर्ब कर रही होगी कि भाई यूरोप की बात हो रही है, टूरिज़्म की बात हो रही है। तो यूरोप टूरिज़्म आप सेकंड फेज़ में कोई भी कर सकता है। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम किसी स्पेसिफिक लोगों से बात कर रहे हैं। मैं सबसे बात कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि कोई ऐसी एडवाइस मिल जाए कि जो आप जब भी यूरोप की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि जी ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी है, ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी है, बात आपकी बार बार आती है। तो ये तो हमेशा आएगी, ये तो मैं हमेशा बोलूँगा। तो ट्रैवल हिस्ट्री के बग़ैर अगर कोई हम ट्रैवल करना चाहें तो मैं आपको इस वीडियो में इस तरह बता देता हूं कि जो तैयारी है इस पैकेज की जो हम बात करने जा रहे हैं अभी, तो वो क्या है। तो तैयारी ये है कि आप बग़ैर ट्रैवल हिस्ट्री के जहां ट्रैवल कर सकते हैं वो आपके लिए तमाम एशियन कंट्रीज़ अवेलेबल हैं। थाईलैंड है, सिंगापुर है, मलेशिया है, कंबोडिया है, मालदीव है, तो जो भी और नाम थाईलैंड है, ये बग़ैर आपके जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री की तो होती है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप इसको इस तरह कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि अब यूरोप की बात हो रही है। जब आपके पास ये वीज़े आ जाते हैं तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है, साथ ही साथ आप अपनी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम को भी एडजस्ट करते हैं, उसको भी आप प्रॉपर करते हैं और ये तमाम चीज़ें होमवर्क कहलाती हैं। और मैं कभी इंशाल्लाह डिटेल से जो वीज़ा का होमवर्क होता है सिर्फ हम उसी पे खाली बात करेंगे। होमवर्क होता क्या है, किसी भी वीज़े को हासिल करने के लिए होमवर्क क्या होता है। और याद रखिएगा हर काम का होमवर्क होता है। बगैर होमवर्क के, यानी कि अगर आप मुझे ये मैसेज कर देंगे कि यार सर मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे यूरोप भेज दें, इस तरह यूरोप नहीं आ सकते। हमारी तो कोई पोजीशन ही नहीं कि हम आपको इस तरह भेजें। हम किसको भेज सकते हैं जो डिज़र्व करता होगा, तो हमेशा डिज़र्विंग केस ही आगे बढ़ता है। तो हम बात करने जा रहे हैं उन 4 नामों की जो कंपैरेटिवली सस्ते हैं। अब जब आप सेकंड फेज़ के अंदर यूरोप का वीज़ा हासिल कर लेते हैं तो सबसे पहला नाम जो मैं आपको लूँगा वो है बोस्निया का। बोस्निया की हिस्ट्री है। बोस्निया एक हिस्टोरिकल जगह है और यूरोप के अंदर ये वो जगह है जहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत ज़्यादा रही है, काफ़ी पुराना है। अब जब मैं बोस्निया का नाम लूँगा तो हो सकता है कि आप इसको रिसर्च करें और इसकी जो इकॉनमी है उसको खोलें और तमाम चीज़ें। तो भाई मैं पहले बता दूँ वहाँ बेरोज़गारी है। मैं आपको बोस्निया के बारे में इसलिए नहीं बोल रहा कि आपने वहाँ जगह जॉब करनी है। ये वीडियो टूरिज़्म के लिए है। तो जो लोग वहाँ पर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, एंजॉय मौज मस्ती करना चाहते हैं, उनसे बात हो रही है। वो बोस्निया का इंतखाब कर सकते हैं। वहाँ पर तकरीबन 15 से 20 डॉलर के अंदर कमरा मिल जाता है, जो कि यूरोप के हिसाब से ये बहुत कम है। और 5 से 6 डॉलर में आप अपना मील प्लान पूरा कर सकते हो दिन का। चूँकि जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको किस चीज़ पर ख़र्चा आता है? आपको ख़र्चा आता है होटल्स के अंदर, मेन ख़र्चा आपका होटल का होता है और उसके बाद आपका मील प्लान्स होते हैं, खाना नाश्ता है, लंच है, डिनर है, ये तमाम चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। तो अगर वो सस्ता हो जाए तो आपका फ़ायदा इसमें बचता है। अब इसके लिए मैं आपको अगर थोड़ा सा टिप भी दे दूँ यहीं पर, तो वो ये है कि जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरे पास जो चीज़ें होती हैं ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि मैं यूज़ टू नहीं हूँ ज़्यादा होटल का खाना खाने का, मैं इतना यूज़ टू क्वाइट फ्रेंकली नहीं हूँ। तो और अगर मैं खाता हूँ जब ज़्यादा आप किसी चीज़ के यूज़ टू नहीं होते, तो जब आप वो ज़बरदस्ती करते हैं तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। फिर दूसरी बात यह है कि आपस की बात है कि मुझे इन लोगों के खाने भी समझ में नहीं आते, ना मुझे हज़म होते हैं।
तो लिहाजा मुझे पता होता है कि जब मैं इस किस्म की कंट्री में जाता हूँ तो मैं अपने साथ कुछ ना कुछ इंतज़ाम रखता हूँ, क्योंकि मैं खाने का शौकीन हूँ नहीं। तो मैं अगर थोड़ा बहुत भी मेरा काम चलता है तो मैं अपना दिन गुजार सकता हूँ। यानी कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ तक बात नाश्ते की है या चाय की है या कॉफ़ी की है, तो मेरे ट्रैवलिंग के अंदर एक हमेशा, आप जब भी जहाँ भी जाएँ, तो एक मेरे साथ इलेक्ट्रिक केटल चलती है। इलेक्ट्रिक केटल मेरे पास लाजमी होती है, टी बैग्स लाजमी होते हैं, और तमाम साशे यानी कि मिल्क या शुगर या कॉफ़ी, ये तमाम साशेस मैं अपने पास रखता हूँ ताकि मेरा नाश्ता जो है उसमें कोई रुकावट ना आए। क्योंकि नाश्ते के लिए मैं बाहर निकलूँ, अब इतनी जहमत करूँ तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, और फिर नाश्ते में वो जो देंगे मुझे समझ में आएगा नहीं आएगा। मैं इतना ज़्यादा क्योंकि खाने का शौकीन नहीं हूँ, और ना ही मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ इतना ज़्यादा, तो लिहाजा मुझे डर लगता है। तो लिहाजा मेरे पास जो अपने मेरे बिस्किट्स होते हैं या जो भी केक वगैरह जो कुछ भी मैं अपने साथ लेके जाता हूँ, तो मैं उसको नाश्ता मान लेता हूँ, और अपने साथ चाय वगैरह का साथ इंतज़ाम, क्योंकि चाय बंदा पीते रहता है और वहाँ पर पता नहीं होता ना कि चाय कितनी महंगी कितनी सस्ती होगी। तो बोस्निया के अंदर अगर आप ये मील करते हैं तो वो महंगी तो नहीं है, मगर अगेन कॉस्ट कुछ तो है। और जब आप ट्रैवल करते हैं तो उसमें जो होता है सबसे बड़ा मसला होटल का होता है, फिर खाने पीने का होता है, फिर आपका ट्रांसपोर्ट का होता है। तो ट्रांसपोर्ट के अंदर आई विल रिकमेंड कि आप ट्रांसपोर्ट के अंदर हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, कन्वीनियंट भी होती है, सस्ती भी होती है। उसके बाद यूरोप में मैं नाम ले रहा हूँ बल्गारिया का। बल्गारिया भी एक ऐसा ही मुल्क है जो कि यूरोप के अंदर सस्ता मुल्क काउंट होता है, और यहाँ पर आप तकरीबन 12 से 15 डॉलर में कमरा हासिल कर सकते हैं, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। और खाने का अगर आप पूरे दिन का भी अगर आप शेड्यूल देखते हैं तो 4 से 5 डॉलर में आप अपना दिन निकाल सकते हैं। अलबत्ता कि आप किसी डाउनटाउन में जाके किसी बड़े होटल में शुरू कर दें खाना, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन जनरली 4-5 डॉलर तक आपका मील प्लान बल्गारिया में हो जाता है। कंपैरेटिवली सस्ता है क्योंकि यूरोप बहुत महंगा है, तो कंपैरेटिवली बल्गारिया को मैंने नंबर 3 दिया है। उसके बाद हम बात करेंगे रोमानिया की। रोमानिया में अगेन मुझसे अनएम्प्लॉयमेंट की बात ना करें, मुझसे ऐसी बात ना करें, तो वहीं पर आपको बताऊंगा कि तकरीबन 4 से 7 डॉलर में आप खाना खा सकते हैं, पूरा मील प्लान आपका। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन मेरे पास रखिएगा कि कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। एंड नंबर 2, तकरीबन कोई 10 से 15 डॉलर के बीच में आपको एक ऐसा कमरा मिल जाता है जहाँ पर आप बड़े सुकून के साथ रह सकते हैं, क्योंकि ये आपका डेली मल्टीप्लाई होगा ना। अगर 10 डॉलर का है तो अगर आप 5 दिन ठहर रहे हैं तो 50 डॉलर हो गए, तो 8-10 हज़ार रुपये में दैट इज़ वेरी नाइस, दैट इज़ वेरी गुड। तो इसलिए वो कोई ख़र्चा नहीं माना जाएगा। और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वो हम नाम लेते हैं यूक्रेन का। नंबर 4 में यूक्रेन रखूँगा। इट्स अ गुड प्लेस टू विज़िट, और आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी यूक्रेन जा सकते हैं, और आप यूक्रेन जाएं। सेकंड ऑप्शन आपका यूक्रेन होगा। तकरीबन 12 से 15 डॉलर में कमरा मिल जाएगा, और 5 से 7 डॉलर के अंदर आपका जो मील है वो हो जाता है। बाकी आप मेट्रो को आदत बनाएं अपनी, मेट्रो कार्ड लें, $1 से कम के अंदर आप ट्रैवल कर सकते हैं। टैक्सी लेंगे तो महंगा पड़ेगा ना, टैक्सी तो ऑलवेज़ महंगी होती है। मैं जब ट्रैवल करता हूँ, अगेन मैं आपसे अपनी बात कर लेता हूँ, हत्तुल इम्कान मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि कभी ज़रूरत पड़ भी जाती है, मजबूरी होती है, बट हत्तुल इम्कान में मेट्रो यूज़ करता हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर मेरी आइडियल होती है मेट्रो। नंबर 2 के ऊपर फिर मेरे ऑप्शंस होते हैं कि मैं क्या ले सकता हूँ, लेकिन मेरी मेट्रो जो है वो जिन ममालिक के अंदर भी मेट्रो चलती है। अब मेट्रो जो है वो जैसे एक जो वहाँ की शक्लें हैं बता रहा हूँ। यहाँ तो पाकिस्तान में तो मेट्रो कुछ और सिस्टम है, बस वगैरह डाल देते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है एक बुलेट ट्रेन टाइप हमारी होती है, कुछ 4-5-6 डब्बे उसके होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिकली सिस्टम से वो चलती है। और अगर बहुत रश भी हो, जैसे अगर आप घूम रहे हैं यूक्रेन में घूम रहे हैं और बहुत रश भी अगर है, तो वो फिर आपके ऊपर अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि अगर आप टैक्सी में हैं तो इट विल अफेक्ट यू, लेकिन अगर आप मेट्रो में हैं तो इट विल नॉट अफेक्ट यू, बिकॉज वो टाइमिंग से ही पहुंचेगी। तो आप लोगों को मैं एक और मशवरा दे देता हूं, जब आप होटल्स की बात अभी हो रही है, जब भी आप बाहर जाएं, या मैं प्लान करता हूं, तो हम ये करते हैं कि हम लोग उन होटल्स को प्रेफर करते हैं जिसके साथ ख़ास तौर पे मेट्रो अटैच हो रही हो। मतलब उसके अंदर लिखा होता है रिकमेंडेशन में या उसके इन्फॉर्मेशन में कि 2 मिनट्स वॉक के ऊपर मेट्रो है। ये पॉइंट सबसे कीमती है, ये पॉइंट सबसे कीमती है कि 2 मिनट के ऊपर मेट्रो है, 3 मिनट में मेट्रो है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर वहाँ पर मेट्रो स्टेशन को भी देख लिया करें, कौन सा मेट्रो नाम क्या है उसका, उसके बाद देखें वो इंटरचेंज है या वो सिंपल है या क्या है, क्योंकि अगर वो इंटरचेंज है तो वो पूरे शहर को ही वो फिर कवर करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो मेन होते हैं, 2-3
मेन भी होते हैं उसके अंदर। तो वो बड़े बड़े मतलब क्रॉस चला रहे होते हैं वहाँ पर, तो वो 2 वे आपको दे देते हैं। यानी कि अगर जैसे अक्सर मुल्कों में होता है ग्रीन लाइन है, रेड लाइन है, ऑरेंज लाइन है, ब्लू लाइन है, इस तरीके से जितनी मल्टीप्लाई होती है वो उसके रंग वगैरह के हिसाब से हम लोग, जहाँ तक मैंने ट्रैवल किया है तो वो होता है। तो आप लोग भी अपने जब इस पर वर्किंग करें तो आप देखेंगे कहाँ पर इसका मेनली हो जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको, मैंने कोशिश की कि मैं आपको यूरोप के हवाले से और उसके जो ट्रैवल के जो टिप्स के हवाले से मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाऊं, और आप लोगों तक बात पहुंच गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि फ़ायदा हुआ होगा। आप शेयर करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, क्योंकि आने वाली वीडियोस भी इसी टॉपिक के ऊपर, आगे जो 10 वीडियोस हैं वो तकरीबन ऐसी ही होंगी। बहुत काम की वीडियोस हैं, मैंने काफ़ी रिसर्च की है, आप लोगों को देनी है। अल्लाह हाफ़िज़।